बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बि ज़िदनी इल्मा। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 19 और आपको याद होगा कि हमने लेक्चर नंबर 8 में एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था कि इनफैक्ट व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस किस तरीके से होती है, कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को गवर्न करती हैं या लेकर चलती हैं। उस पर्पज़ के लिए हमने स्पीमैन के किए हुए कुछ एक्सपेरिमेंट आप लोगों से डिस्कस किए थे और ये देखा था कि न्यूक्लियस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट था उसने डेवलपमेंट कंटिन्यू की और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। और ये भी हमने देखा था कि जब एक मोरुला 16 सेल स्टेज पर पहुंचा तो उनमें से एक सेल उस पोर्शन में चला गया था कि जहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं था, तो उसने भी ग्रोथ को स्टार्ट कर दिया था। इसका मतलब ये होगा कि साइटो के हमारे न्यूक्लियस का एक बहुत की रोल है इन द डेवलपमेंट, राइट। लेकिन क्या एलोन न्यूक्लियस ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है? तो आंसर इज नो। हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे हमें पता चला कि न्यूक्लियस का एक अपना रोल है तो साइटोप्लाज्म का भी अपना एक रोल है, राइट। फिर इसके अलावा हम एक और टर्म आप लोग नजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइवल सिग्नल। यानी कि एक सेल अपने साथ वाले सेल को भी क्या करता है, मुतासर करता है। या तो वो उसे जीने का सिग्नल देगा या उसे मरने का सिग्नल देगा, राइट। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ यू कैन से इंडक्शन, इंड्यूस करना, मुतासर करना किसी को, राइट। तो इन सारी की सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे हम आज के इस लेक्चर में और देखेंगे कि हमारे डिफरेंट डेवलपमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो न्यूक्लियस के साथ साथ रोल ऑफ डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर रही हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था कि ये मेरे पास अगर एक जाइगोट है तो इस पर्टिकुलर जाइगोट में दो pronuclei थे। one of them was male pronucleus, it was coming from the sperm, and other one was a female pronucleus, it was coming from the egg। और इन दोनों की फ्यूजन से मेरे पास क्या बन गया था, जाइगोट। और ये जो मेरे पास जाइगोट है इसके अंदर दो चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जाहिर है एक इसका साइटोप्लाज्म और सेकेंडली अब इसका 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला व्हाट, न्यूक्लियस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप निगाह बीना रखते हैं, आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की जुस्तजू है और आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को बसीरत की निगाहों से देखते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं। वो लोग जो साइंस की फील्ड में रिसर्च करते रहते हैं वो भी अपने रिसर्च का जो दामन है वो फैलाए रखते हैं और अल्लाह ताला उनको उस रिसर्च के फील्ड में चीज़ें नवाजता ही रहता है। तो इस पर्टिकुलर स्टडी में जिसमें हम बेसिकली रोल ऑफ साइटोप्लाज्म देखने वाले हैं, हमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक ग्रुप था ट्यूनिकेट का और हम उस पर्टिकुलर ग्रुप को नाम देते हैं एसिडिया। एसिडिया। और इस पर्टिकुलर ट्यूनिकेट ग्रुप मीन एसिडिया की मैं बात करूं तो उनके मेंबर्स क्या कहलाएंगे, एसिडियंस। हमने क्या किया कि हम लोगों ने एसिडियन के एग को देखा, राइट, मीन्स फर्टिलाइज जाइगोट को देखा। तो मुझे ये पता चला कि इस एसिडियन जाइगोट के अंदर 4 डिफरेंट किस्म के साइटोप्लाज्म मिलते हैं, राइट। आइए हम उस साइटोप्लाज्म का नाम लिखते हैं और देखते हैं कि जब हमने रिसर्च की तो हमें क्या पता चला कि क्या अगर इनमें से मैं किसी के अंदर कोई चेंज करूं तो एब्नॉर्मेलिटी आती है या नहीं आती, और अगर आती है तो वो किस लेवल से हो सकती है। अगर एब्नॉर्मेलिटी आएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि डेफिनेटली इस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म के इस पार्ट का डेवलपमेंट में ये वाला रोल है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग पहला लिखते हैं आप लोगों के पास क्लियर साइटोप्लाज्म। मैं बिल्कुल आप लोगों की बुक के पैटर्न को ही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर सेकेंड नंबर पे आपकी बुक में लिखा गया है येलो साइटोप्लाज्म, येलो साइटोप्लाज्म। एंड देन there are 2 other you can say cytoplasm. Number 1 was gray। ग्रे आपको पता ही है,
ब्लैक और वाइट को मिलाएंगे तो आप लोगों के पास ग्रे बन जाएगा। एंड दैट वाज अ ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए ये बात जानना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि हमारे पास वेजिटल से क्या मुराद थी। ठीक है, मेरे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वेजिटल साइटोप्लाज्म से क्या मुराद है। तो वेजिटल साइटोप्लाज्म से मुराद थी वो वाला पोल किसका, एग का, कि जिसमें फूड स्टोर्ड थी, आपको याद है। और दूसरा जो एंड था उसका नाम क्या था, एनिमल पोल। तो किसी भी एग के दो पोल थे, एनिमल पोल, वेजिटल पोल। तो ये वेजिटल पोल में पाया जाने वाला ग्रे कलर का साइटोप्लाज्म है, इसलिए मैं इसे नाम दे रहा हूं ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म। अगेन पढ़ना सीखेंगे तो जाहिर है चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। वाई वी कॉल इट एज ग्रे, बिकॉज इट्स कलर इज ग्रे। वाई इट इज वेजिटल, बिकॉज इट इज लाइंग इन वेजिटल पोल साइटोप्लाज्म, जाहिर इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, राइट। और जो फोर्थ किस्म का मेरे पास साइटोप्लाज्म है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रे, लिखते हैं आप लोगों के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म, राइट। हमने ये देखा माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो मेरे पास क्लियर साइटोप्लाज्म है, इट इज गोइंग टू कंट्रोल व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ लार्वल एपिडर्मिस। कलर चेंज करते हैं जस्ट टू एनहांस द ब्यूटी। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज गोइंग टू मेक लार्वल एपिडर्मिस। इसका क्या मतलब होगा, मुझे ये कैसे पता चला कि ये वाला काम कर रहा है? भाई सिंपल सी बात है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्या डेवलपमेंट, हम लोगों ने इस क्लियर साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया या इस साइटोप्लाज्म को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो मुझे ये पता चला कि इसके अंदर वो वाली चीजें से हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, जिन्होंने इस चीज को डिटरमिन करना था कि इससे लार्वल एपिडर्मिस बनेगी, वो नहीं बनी, राइट। तो समझ आ गई कि क्लियर साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ लार्वल एपिडर्मिस, क्लियर। फिर हम देखेंगे कि अगर मैंने लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे आप लोगों को येलो साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, तो जब मैंने यहाँ से लार्वल स्टेज पे साइटोप्लाज्म को बाहर निकाल दिया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के मसल्स अफेक्ट हुए। क्या अफेक्ट हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? मसल्स। तो पता चल गया कि मसल्स की डेवलपमेंट में बेसिकली येलो साइटोप्लाज्म का रोल होता है। फिर हमने देखा ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, इट इज गोइंग टू मेक द गट। आपको पता है गट क्या होती है? वो वाला पार्ट जो आप लोगों के फेरेंजियल रीजन से स्टार्ट हुआ और रेक्टम तक गया, दैट वेरी ट्यूब इज कॉल्ड एज अ गट। रिमेंबर, माउथ एंड एनस इज नॉट द पार्ट ऑफ गट, ये बाद में एपिडर्मिस से बनते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वेजिटल साइटोप्लाज्म की, इसका फंक्शन क्या था कि ये किसी डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म में उसकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट GIT या गट बनाएगा, राइट। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म को डिस्टर्ब कर दूं या निकाल दूं तो जाहिर है उस पर्टिकुलर डेवलपिंग एम्ब्रियो में गट की डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाएगी या फिर नहीं होगी। और आखिरी बात हम कर रहे हैं ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म की। ये हमारे पास दो चीज़ें बनाता है। नंबर वन इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड, एंड अदर वन इज कॉल्ड एज न्यूरल ट्यूब। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको ये बिल्कुल बताने में या समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमने लेक्चर में पढ़ा था लास्ट टाइम कि बेसिकली नोटोकॉर्ड क्या था, वो स्टिफ सी रॉड जो किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में मीजोडर्म से बनती है, और वो वाली मीजोडर्म जो नोटोकॉर्ड बनाती है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्डा मीजोडर्म। तो नोटोकॉर्ड बनाने वाली मीजोडर्म अगर मैं निकाल दूंगा तो ऑर्गेनिज्म की बैकबोन नोटोकॉर्ड नहीं बनेगी। सिमिलरली इसी का काम ये था कि इसने आगे चल के नर्वस सिस्टम बनवाना था। अगर मेरे पास नोटोकॉर्ड नहीं होगी तो जाहिर नर्वस सिस्टम भी नहीं बनेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, इंडक्शन, कि कैसे एक नोटोकॉर्ड नर्वस सिस्टम बनाने में हेल्प कर रही थी। तो अगर नोटोकॉर्ड नहीं होगी तो जाहिर है न्यूरल ट्यूब नहीं बनेगी, और अगर न्यूरल ट्यूब नहीं बनेगी तो नर्वस सिस्टम भी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें नेचर ने हमारी झोली में उठा के खुद ही डाल दी। जब मैं नेचर में फिरा, मैं रोमिंग की और मैंने डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स के एग्स को देखा तो मुझे एक ऐसा एग नज़र आया
कि जिसके अंदर साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी नेचर की तरफ से पेंटेड साइटोप्लाज्म मिल गया, राइट। तो जब मैंने उन चीज़ों को स्टडी किया तो पता चला कि नेचर क्या कर रही है, नेचर इज बेसिकली प्लेइंग with the determinants of the cytoplasm, that is called as, of course, various cytoplasms: clear cytoplasm, yellow cytoplasm, gray vegetal cytoplasm and gray equatorial cytoplasm. अगर मैं एसिडियन के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म के जाइगोट को देखूं तो वहाँ चीज़ नजर नहीं आती, लेकिन कलर ना होने के बावजूद यही पैटर्न नजर आता है हमें तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि डिफरेंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म दे आर गोइंग टू कंट्रोल द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो वही बात है कि हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस। किसी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में न्यूक्लियस का क्या रोल हो सकता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट 2/3 ऑफ द बोर्ड पे मूव करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द न्यूक्लियस। जाहिर है ऑर्गेनिज्म डेवलप करना चाह रहा है, जब ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा तो भी हमने बोला कि उसमें साइटोप्लाज्म का रोल होता है, राइट। डिस्कस किया आप लोगों के साथ अभी हमने ग्रे, येलो एंड क्लियर व्हाट साइटोप्लाज्म्स। देखना ये है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है तो जाहिर है वो कहाँ से बना है, एक जाइगोट से बना है। तो जाइगोट में दो ही चीज़ें होंगी, उनमें से पहली चीज़ क्या होगी, जरा न्यूक्लियस, और दूसरी क्या होगी, साइटोप्लाज्म। अब ये दो चीज़ें आपस में मिल के काम करेगी। भाई ये तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, जीन्स, राइट। जीन्स के बारे में अभी हमने देखा कि ऑल दो जीन्स आर देयर बट दे आर अफेक्टेड बाय द साइटोप्लाज्म, अभी डिस्कस किया हमने लास्ट डिस्कशन के अंदर, राइट। इसका मतलब ये होगा कि साइटोप्लाज्म का अपना एक रोल है किसी पर्टिकुलर जीन को ऑन करने में या ऑफ करने में। लेकिन याद रखने वाली बात है कि नेचर में बहुत डाइवर्सिटी है। नेचर में हमें ऐसा भी नजर आता है कि जब ओनली एंड ओनली जीन्स दे वर प्लेइंग और शोइंग द सुपीरियरिटी और डोमिनेंस ओवर द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। बाज़ जगहों पे ऐसा हुआ कि साइटोप्लाज्म का इतना इंटेग्रल रोल था कि वहाँ पे जीन्स बिल्कुल ऑपरेशन के लिए साइटोप्लाज्म पे डिपेंडेंट थे। ऐसी एक एग्जांपल हम लोगों को एल्गी के केस में नजर आती है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि एल्गी चूंकि एक प्लांट है तो प्लांट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर लेस डिफरेंशिएटेड एज कम्पेयर टू द एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम, अपने काम को अपने अपने तौर पे करने की और अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज करने की क्या है, एबिलिटी ज़्यादा है। वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर, वहाँ पे काम की मिकदार, वहाँ पे काम की क्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे काम को डिवाइड करना ही पड़ता है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो एक लेस डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली एन एल्गी। और ये जो एल्गी थी इसकी मेरे पास दो स्पीशीज़ थी। एल्गी का नाम क्या है, एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। तो ये भी मैंने क्या लिखा हुआ है, एसिटाबुलेरिया। So this is Acetabularia. इसकी मेरे पास दो स्पीशीज, आई हैव ड्रॉन दिस फॉर यू ऑन द बोर्ड। उनमें से पहली का नाम क्या है, मेडिटेरेनिया। मेडिटेरेनियन सी में पाई जाती हैं तो इसे हम बोलते हैं मेडिटेरेनिया। एंड अदर वन इज क्रेनुलेटा, इसका मतलब होता है इरेगुलर, यानी कि अगर आपको नजर आए तो इसकी शेप में, खैर मैं तो बहुत ड्रॉ नहीं की है लेकिन आपके लिए इमेज लगाया देखिए आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आप लोगों को एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया का जो ऊपर वाला पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप, इट इज़ वेरी मच रेगुलर। पाई जाती थी मेडिटेरेनियन सी में तो नाम रख दिया एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया। और नाउ लुक एट द सेकंड इमेज, ये क्या बता रहा है मुझे कि इसका जो क्या है, कैप, इट इज़ नॉट रेगुलर, इट इज़ यू कैन से of lesser diameter at some place and more diameter other place, and it is not, you can say, bloomed, it is, you can say, like an unopened umbrella, जैसे छतरी को हम बंद कर दे उस शक्ल का है ये। तो इसे हम लोग के नाम कह देते हैं एसिटाबुलेरिया क्रेनुलेटा। आप जरा गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि इसके तीन पार्ट्स हैं। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है दिस वन, और हम इसे नाम देते हैं क्या, कैप। और इसके नीचे वाला पार्ट जो मैंने यहाँ तक लाइन लगाई हुई है दैट इज कॉल्ड एज द स्टॉक। और जो नीचे वाला पोर्शन है इट इज बेयरिंग द न्यूक्लियस। तो लेबल कर लेते हैं आप लोगों के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कि ये न्यूक्लियस है, राइट। और ये मेरे पास क्या है, स्टॉक। दिस वन इज द स्टॉक एंड दिस वन इज द कैप। सो बेसिक डिफरेंस इज लाइंग इन द शेप ऑफ द कैप, राइट। आपने जरा बात को गौर से ही सुनना है कि अगर आप कंपेयर करें यहां से लेकर इस एरिया को या इस पूरी बॉडी को और फिर यहाँ से लेकर इस एरिया को या पूरी बॉडी को, तो जाहिर है
इसके अंदर साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सारा एरिया इट इज़ फिल्ड विद साइटोप्लाज्म, ये सारा इट इज़ फिल्ड विद साइटोप्लाज्म, राइट। और अगर उसकी कोरेस्पॉन्डिंग आप बात करें कि इसकी न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है। सेम इज अ केस हियर कि यहाँ पर भी जो साइटोप्लाज्म है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। एक हमारे पास साइंटिस्ट है, उसका नाम था हैमरलिंग, राइट। वही हैमर है जो हथौड़ा वाला होता है, सिर्फ फर्क है यहाँ पे HAEMMER है, हैमर आगे LING लिंग। सो दिस वेरी हैमरलिंग साइंटिस्ट इसने एक्सपेरिमेंट किए इस एसिटाबुलेरिया के 2 स्पीशीज के साथ। वो दिखाना चाह रहा था कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का इंटरेक्शन इस पर्टिकुलर ग्रुप में कैसा है। तो उसने क्या किया कि उसने इस पर्टिकुलर पॉइंट से, मीन्स मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, उसने पॉइंट A, राइट, और पॉइंट B, यहाँ से उसने स्टॉक को काट लिया। इसका मतलब यह है कि बल्क यानी कि साइटोप्लाज्म की जो ह्यूज अमाउंट थी उसको यहाँ से आराम से बाहर निकाल ली। इस वाले केस में भी ऐसा ही किया, इसको भी यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया और साइटोप्लाज्म के एक ह्यूज अमाउंट को बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद क्या किया उसने इसकी स्टॉक का उतार के इसके ऊपर लगा दी। इसका मतलब ये होगा हमारे स्टूडेंट्स कि जब ये यहाँ स्टॉक यहाँ से लगेगी तो अब इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, जाहिर है इस तरह की और इस तरह की, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और इस शक्ल कैसी हो जाएगी, कॉमन सेंस, इस शक्ल हो जाएगी कुछ इस तरह की, और ये इट विल मॉडिफाई टू द स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियस इसका है, साइटोप्लाज्म का एक बल्क इसका है। सिमिलरली न्यूक्लियस एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा का है, तो साइटोप्लाज्म एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया का है। इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने एक्सचेंज कर दी व्हाट स्टॉक्स, इसकी स्टॉक मीन इसका बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म इसको लगा दिया और इसका बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म इसको लगा दिया। तो आफ्टर व्हाट रीजनरेशन, जब ये दोबारा से रीजनरेट हुई और इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस ने इस साइटोप्लाज्म की मौजूदगी में जब नई कैप बनाई, तो वो नई कैप कैसी थी, इस जैसी, मीन न्यूक्लियस जैसी। तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियस का रोल डोमिनेंट नजर आता है कि इतना ज़्यादा साइटोप्लाज्म डिफरेंट होने के बावजूद न्यूक्लियस इज द अथॉरिटी, और न्यूक्लियस ने इस साइटोप्लाज्म को डिक्टेट किया कि जनाब अब कैप बनेगी तो मेरे जैसी बनेगी। इस वाले केस में हमें न्यूक्लियस का रोल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नजर आता है। और सेम इज द केस विद एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा। उस वाले केस में भी ऑल्दो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट थी मेडिटेरेनिया की, लेकिन डोमिनेट कौन कर गया, न्यूक्लियस ऑफ एसिटाबुलेरिया। और जो कैप बनी वो कैसी थी, जाहिर है इरेगुलर कैप थी। तो इस तरीके से भी नजर आता है कि साइटोप्लाज्म का अगरचे एक रोल है, लेकिन न्यूक्लियस भी एक डिक्टेटिंग अथॉरिटी रखता है, राइट। अगले लेक्चर में जब हम आप लोगों से मिलेंगे तो आप लोगों से डिस्कस करेंगे एक और कॉन्सेप्ट, राइट। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो ये है कि न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का आपस में क्या इंटरेक्शन है। याद है कि हम लोगों ने एक और बात कही थी इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में, वो क्या था, सिग्नल्स। हर सेल साथ वाले सेल को कोई ना कोई सिग्नल दे रहा होता है। जिंदगी या मुआशरत, सोशलिज्म हमें सिर्फ और सिर्फ अपने इंसानों में नजर नहीं आता, बल्कि ऐसा सेल्स के अंदर भी होता है। और सेल्स भी एक दूसरे को क्या कहते रहते हैं, सिग्नल्स भेजते रहते हैं। और वो सिग्नल्स डेफिनेटली कैसे हैं, केमिकल सिग्नल्स होते हैं। ये केमिकल सिग्नल कैसे अपने साथ वाले सेलों को अफेक्ट करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम आज ही आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। आई वुड से यू अल्लाह हाफिज़।